बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलीम अकेडमी। दोस्तों, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9। ये साइंस ग्रुप का मैथमेटिक्स है। इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.4 और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपको समझाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने टाइमलाइन दे दी है आपको कि लेट्स सपोज कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन देखना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर 4 पे क्लिक करें डिस्क्रिप्शन में जाकर, तो आपके पास वीडियो में डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 सामने आ जाएगा आपके। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हमने चेक करना है कि जो हमारे पास जो मैट्रिसेस हैं, ये जो हमारे पास मैट्रिसेस गिवन है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट, इसमें कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जो मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं और कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो कन्फर्मेबल नहीं हैं। तो इसका रूल होता है, रूल मैं अभी आपको बताता हूँ। वो रूल ये है कि आपने पहले इस मैट्रिसेस का ऑर्डर फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि यहाँ पर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये वाला फर्स्ट मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या है। इसमें देखिए ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर लेट्स सपोज कि अगर लिखा हुआ है 1 1 2 4, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो इसके अंदर आपने देखना है कि रोज़ कितनी आ रही है, कॉलम्स कितने आ रहे हैं। ये देखें, ये एक रो है और ये दूसरी रो है, यानी इसके अंदर जो है वो 2 रोज़ आ रही हैं। और फिर देखना है कि कॉलम्स कितने आ रही हैं। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, इसके अंदर 2 रोज़ आ रही हैं और 2 कॉलम्स आ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। ओके, ये पहले जो आता है ये आपके पास रोज़ होती हैं, बाद में जो आता है ये आपके पास कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ के ये पहले हमने रोज़ लिख दी है, ये बाद में हमने कॉलम्स लिख दिए हैं। यहाँ पर ये पहले रोज़ आ रही हैं, फिर ये कॉलम्स आ रहे हैं। तो देखिए पहले जो मैट्रिक्स था, जो पहला मैट्रिक्स है उसका कॉलम और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी रोज़ दोनों सेम होने चाहिए। ये देखिए, ये नंबर इस नंबर के इक्वल होना चाहिए, यानी अगर यहाँ पर 2 आ रहा है तो यहाँ पर भी 2 आना चाहिए। अगर यहाँ पर 1 आ रहा है तो यहाँ पर भी 1 आना चाहिए। ओके, यहाँ पर 3 आ रहा है तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल होने चाहिए, तब उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज़ उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि जो पहला मैट्रिक्स है उसके जो आपके पास जो आ रहे हैं, जो रोज़ 2 हैं और उसमें कॉलम्स भी 2 हैं। जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है कि इसमें आपके पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। तो देखें, पहले के जो कॉलम्स हैं वो दूसरे की रोज़ के इक्वल है, इट्स मीन कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आप इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? 2 मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन इफ़ द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द रोज़ ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। यानी कि 2 मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है अगर पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल आ जाएं। तो यहाँ पे इक्वल हैं, तो हम कहेंगे हेंस द अबव मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मतलब है कि जो ये मैट्रिसेस हैं ये मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल हैं। तो पहले का आंसर आ गया कि येस दे आर कन्फर्मेबल, ये मैट्रिसेस कन्फर्मेबल हैं। चलिए आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पर देखें कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर आपके पास आ रहा है 2/2। यहाँ पर जो है वो 2 रोज़ हैं और यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। जो सेकंड मैट्रिक्स है यहाँ पर भी आपके पास 2 रोज़ हैं और यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। आप देखें, मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि ये देखें, ये आपके पास यहाँ पर ये पहली रो आ रही है और ये आपके पास दूसरी रो आ रही है, और ये देखें ये आपके पास पहला कॉलम आ रहा है, ये आपके पास दूसरा कॉलम आ रहा है। इट्स मीन कि इस मैट्रिसेस में 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। ये मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं बाय, मैट्रिसेस की लैंग्वेज में इसको बाय कहते हैं। तो इसका ऑर्डर है 2/2। दूसरा मैट्रिक्स है, इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/2। तो अब आपने यहाँ पर क्या लिखना है? आपने यहाँ पर लिखना है कि द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, सो द अबव मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये इसका आंसर है और यही आपने लिख देना है कि पहला जो मैट्रिक्स है उसकी जो रोज़ हैं, उसके जो कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल है, यानी इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अगर ये इक्वल ना होते तो इनको मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता था। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। थर्ड पार्ट आपके पास ये है, उसमें देखें जो फर्स्ट आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये
एक कॉलम। इसका ऑर्डर है 2/1, यानी इसमें 2 रोज़ हैं और एक आपके पास इसमें जो है वो कॉलम है। सेकंड में देखें कि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो देखें यहाँ पर 1 आ रहा है, पहले के कॉलम 1 है, दूसरे की जो रोज़ हैं वो 2 हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। तो अब क्या होगा कि द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, सो द अबव मैट्रिसेस आर नॉट कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी आप इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फोर्थ पार्ट आपके पास ये है, तो देखें यहाँ पर भी आप पहले इनका ऑर्डर लिख लें। फर्स्ट का जो ऑर्डर है उसमें क्या आपके पास आ रहा है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज़ हैं और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम और 2 इसमें कॉलम्स हैं, तो इसका जो आ जाएगा ऑर्डर वो क्या होगा 3/2, यानी कि 3 रोज़ और 2 कॉलम्स। दूसरे का जो ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, यानी इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/3। तो देखिए जो पहला मैट्रिक्स आपके पास जो आ रहा है उसमें जो कॉलम्स हैं वो 2 में, जो दूसरा मैट्रिक्स आ रहा है उसमें जो रोज़ हैं वो 2 है, दोनों इक्वल हैं, दोनों सेम हैं, इसका मतलब है इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यानी कि दे आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहीं पे देखें हमने लिखा है द कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स आर इक्वल टू द रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, सो द अबव मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट में भी इसी तरह से है कि पहले मैट्रिक्स में जो है वो 2 रोज़ हैं और इस मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स हैं। इसमें देखें कि आपके पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो पहले का आ गया 2/3, दूसरे का ऑर्डर आ गया 3/2, तो 3 और 3 सेम आ गए हैं। इसका मतलब है कि आप इन मैट्रिसेस को कंफर्म कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, मूव करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि हम जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में और जो है ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में, चाहे अब अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं भी है, हम आपको ट्यूटर्स भी प्रोवाइड करते हैं, ऑनलाइन ट्यूटर्स प्रोवाइड करते हैं, साथ में हम आपको होम ट्यूटर्स भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको ट्यूटर चाहिए तो आपने क्या करना है, आपने हमसे कांटेक्ट करना है इस नंबर के व्हाट्सएप पर, ये नंबर है, इसके व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करें, आप बताएं कि किस क्लास में आप पढ़ते हैं, आपके बहन भाई कज़न किसी को भी ट्यूटर चाहिए तो आप हमसे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको ट्यूटर प्रोवाइड कर देंगे और कोशिश करेंगे कि बेस्ट ट्यूटर आपको प्रोवाइड करें जो आपके लिए बेहतरीन हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास ये है कि इफ़ ए इज़ दिस एंड बी इज़ दिस, फाइंड ए बी एंड बी ए इफ़ पॉसिबल। यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई है हमसे कि यहाँ पर हमारे पास आना था ए, हमने ए जो है वो नहीं लिखा यहाँ पर। तो अच्छा, मैट्रिक्स ए आपके पास ये है और मैट्रिक्स बी आपके पास ये है। अब करना क्या है, वो कह रहे हैं कि आप फाइंड करें ए बी और फिर फाइंड करें बी ए, और उसके साथ कह रहे हैं इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो, यानी पॉसिबल कब होगा कि अगर इनके ऑर्डर में पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल आ जाएं तो फिर पॉसिबल होगा, वरना इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो देखें हमने क्या किया, यहाँ पर इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है। जब आप ए बी फाइंड करते हैं ना मल्टीप्लिकेशन, तो आप बस मैट्रिक्स ए और बी को साथ साथ लिख देते हैं, ठीक है। याद रखें, अगर आपने ए और बी की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है मैट्रिक्स में, तो आप पहले मैट्रिक्स ए लिखेंगे फिर मैट्रिक्स बी लिखेंगे। अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना, ए मल्टीप्लाई बी, तो ये तरीका जो है ये गलत है। ओके, ये तरीका गलत है, इस तरह से आपने नहीं करना, ठीक है। दिस इज़ द रॉन्ग मेथड, ये करेक्ट मेथड है, ठीक है। तो इस तरह से आपने लिखना है ए बी, जब आपने ए बी की प्रोडक्ट को फाइंड करना है, यानी ए बी की मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करना है। अब देखें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर आ रहा है 2/2। दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 2, 2 रोज़ हैं और एक कॉलम है 2/1। तो देखें पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ओके, तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या है ये आप देखें। मल्टीप्लाई जब भी आपने करना है तो आपने क्या करना है, आपने जो पहले मैट्रिक्स है ना, पहला मैट्रिक्स, उसकी जो रोज़ हैं, ये रोज़, इसको आपने दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्रोसीजर क्या होगा कि पहली रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, इस तरह से। तो ये देखें
जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मल्टीप्लाई होगा 3 6 के साथ, तो ये देखें 3 × 6 आ जाएगा यहाँ पर। इनके दरमियान आएगा प्लस, फिर दूसरी एंट्री की बारी आ जाएगी। पहली रो में जो दूसरी एंट्री है 0 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। ओके, तो आपने ऐसे लिख देना 0 × 5, ठीक है। इनके दरमियान में आएगा प्लस का साइन। दोबारा से सीखें। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे तो इसकी बारी आ जाएगी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। यहाँ पे कॉलम एक ही है तो एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए -1 को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो आ जाएगा -1 × 6। दरमियान में आएगा प्लस का साइन। फिर 2 को मल्टीप्लाई करना है आपने 5 के साथ, तो आ जाएगा 2 × 5। तो देखिए हमने रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। वैसे भी आगे भी इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन की समझ आ जाएगी। इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। अच्छा देखें, फिर आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 6 का क्या होता है 18, ये 18 यहाँ से आंसर आ जाएगा। फिर 0 × 5 का आंसर क्या आता है 0, तो ये आंसर 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर -1 × 6 का आंसर आता है -6, तो ये -6 यहाँ पर आ जाएगा। 2 × 5 का आंसर आता है 10, तो ये 10 यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप इनको प्लस करें, 18 + 0 का आंसर जो है वो 18 आ जाएगा, और 10 - 6 का आंसर 4 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये आपके पास जो है वो AB का आंसर आ गया है। चलें आगे मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है कि उसमें आपने BA फाइंड करना है। जब आपने BA फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। पहले आपने जो है वो मैट्रिक्स B को लिख लेना है। ये मैट्रिक्स B आ गया, क्योंकि फिर आपने मैट्रिक्स A को लिख लेना है। ये मैट्रिक्स A आ गया। अच्छा, अब आपने पहले A और फिर B क्यों नहीं लिखा? उसकी वजह यह है कि आपने यहाँ पर BA फाइंड करना है। जो आपने फाइंड करना है ना, उसमें जो मैट्रिक्स पहले आ रहा है उसको पहले लिखें, जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिखें, ठीक है। अभी देखिए, जब BA फाइंड करना है तो पहले आ जाएगा मैट्रिक्स B, फिर आ जाएगा मैट्रिक्स A। ओके, अच्छा जी, जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप देखें कि हम क्या करेंगे। जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/1, इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2। अब देखें, जो पहला मैट्रिक्स है उसमें जो कॉलम्स हैं वो आ रहे हैं 1, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें रोज़ आ रही हैं 2। तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स जो हैं वो दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आपने यहाँ पर लिखना है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स A and B इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज columns of first matrix B are not equal to the rows of the second matrix A। ये इसका आंसर आपने यहाँ पर लिख देना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल नहीं है तो वो क्यों पॉसिबल नहीं है, वो आपने यहाँ पर रीज़न लाजमी लिखनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 आपके पास ये है कि फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। आपने इन प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट्स का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। याद रखें, ये जो प्रोडक्ट है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जो है वो पॉसिबल का वर्ड नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है कि इन सब की मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। जहाँ पर पॉसिबल ना हो वहाँ पर पेपर में क्वेश्चन लिखा होगा कि फाइंड द प्रोडक्ट इफ़ पॉसिबल, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन इफ़ पॉसिबल। ओके, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है 1 2 और 4 0। तो पहले मैट्रिक्स में देखें, आपके पास जो है वो यहाँ पर 1 रो है और आपके पास जो है वो 2 कॉलम्स हैं। दूसरा मैट्रिक्स देखें, इसमें आपके पास 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, यानी कि पहले के कॉलम दूसरे की रोज़ के इक्वल है। इट्स मीन के मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? आपने मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है कि पहले आपने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ओके, आपने ये जो रो है ये को, इस रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई इसको? आपने जो पहला नंबर है 1 उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 1 × 4। यहाँ पे हमने लिख दिया। फिर जो रो की जो एंट्रीज होती है ना, ये 1 और 2, इनके दरमियान में आता है प्लस का साइन। फिर आएगा प्लस का साइन, फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, तो आ जाएगा 2 × 0।
ओके, अब आप क्या करें, अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लें। 4 1 आता है 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 इज आंसर 0, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 4। ओके, ये 4 को आपने मैट्रिक्स की शेप में लिखना है, इसको आपने वैसे नंबर की शेप में नहीं लिखना, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। नंबर की शेप में लिखेंगे तो इसके मार्क्स कट जाएंगे आपके। नेक्स्ट आपके पास जो है वो इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं आपके पास के 1 2 और 5 4, वही जैसे फर्स्ट पार्ट में था, आपने रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 मल्टीप्लाई 5 होगा, 2 मल्टीप्लाई -4 होगा, तो ये आ जाएगा। अब देखिए जब आपने -4 लिखना है ना, -4, ये चीज़ आपने जहन में रखें, तो आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना कि 2 मल्टीप्लाई -4। ओके, इस तरह से आपने नहीं लिखना, ये जो मेथड है ये गलत है। इसको आपने इस तरह से लिखना है 2 मल्टीप्लाई -4। ओके, क्योंकि जब भी ऐसे दो साइंस इकट्ठे आ जाए ना, तो ये मैथमेटिक्स में ना ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। ओके, इस तरह से लिखना ना वियर्ड लगता है। वैसे इस तरह से आंसर तो आ जाएगा आपका ठीक, लेकिन वो थोड़ा सा ना अजीब सा लगेगा। तो आपने इसको ना इस प्रोसेस में आपने लिखना है, इसको इस फॉर्मेट में आपने लिखना है 2 मल्टीप्लाई -4। ठीक है, यानी जब माइनस का नंबर आ जाए तो आपने उसको ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ऑलरेडी आ जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा 5 1 5, दूसरे का आंसर आ जाएगा -8, तो फिर आ जाएगा प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये इसका आंसर आ जाएगा -5 -8 का आंसर आ जाएगा -3। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट आपके पास जो है वो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या करना है आपने, 3 0 और 4 0, ये दो नंबर हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। अच्छा, एक और चीज़ ये में रखें, जब माइनस शुरू में आ जाए ना नंबर के, ये पहला नंबर आ जाए माइनस का, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ ठीक है, एक्सेप्टेबल है। ओके, इसको आप ब्रैकेट में ना भी लिखें तब भी ठीक है, ब्रैकेट में लिख दें तो बेहतर है, लेकिन ना भी लिखें तो ओके। उसकी वजह क्या है कि आप देखिए -3 मल्टीप्लाई 4, ये साइन अलग आ रहा है, ये साइन अलग आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे -3 मल्टीप्लाई -4, तो ये गलत है, ठीक है। तो जब भी माइनस का नंबर आए आपने हमेशा उसको ब्रैकेट में लिखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इसके ना मार्क्स कटते हैं। जब आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे जो पेपर चेक करते हैं वो इसके मार्क्स काटते हैं, तो इसलिए आपने इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी। तो देखिए 4 3 आ जाएगा -12 और 0 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, तो -12 प्लस 0 का आंसर आ जाएगा -12। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फोर्थ पार्ट, 6 -0 और 4 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, वही प्रोसीजर जो पहले है, आपने 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, फिर आपने 0 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, -0 ले लें या +0 ले लें, उनका आंसर 0 ही आता है। तो 6 4 24 और ये आ जाएगा साथ में 0। तो यहाँ पर आप प्लस लिख लें या माइनस लिख लें, दोनों ठीक हैं। ओके, तो 24 + 0 का आंसर आ जाएगा 24। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट में आपके पास जो है वो मैट्रिक्स थोड़ा सा जो है वो उन्होंने बड़ा मैट्रिक्स दे दिया है, तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बता देते हैं। ये देखें, पहले मैट्रिक्स में आपके पास जो है वो 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 कॉलम्स हैं। दूसरे मैट्रिक्स में 1 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है, ये तो क्लियर है। अच्छा, अब कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, उसकी एंट्री यहाँ पर आएगी। तो देखें 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, दरमियान में आएगा प्लस का साइन, 2 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, तो ये आपके पास ये पहला एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर आपने उसके बाद क्या करना है, आपने पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ, 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो ये आ जाएगा। फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ, तो देखें ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -4, इनके दरमियान में आएगा प्लस का साइन। फिर अब बारी आ जाती है सेकंड रो की। अब सेकंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई 4। फिर 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई 0। फिर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम, ठीक है, इनको आपने मल्टीप्लाई करना है।
तो -3 मल्टीप्लाई 5 ये आ जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 5, 0 मल्टीप्लाई -4 ये आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई -4। ओके, अच्छा अब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो 6 -1 और फर्स्ट कॉलम 4 0। पहले 6 को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, ये आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 4। दरम्यान में प्लस का साइन, -1 को मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 0। फिर थर्ड रो और सेकंड कॉलम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, ये आ जाएगा। फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, तो ये आ जाएगा। आई होप कि ये सारा आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। बहुत आसान मेथड है, बस आपने एक प्रोसीजर ज़हन में रखना है कि रोज़ को आपने कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि देखिए जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1 2 3 बाय 2, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ओके, पहले मैट्रिक्स में। तो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें देखें कि 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब पहले ये आपके पास रोज़ हैं, ये आपके पास कॉलम्स हैं। पहले हमेशा रो को लिखते हैं, ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। पहले के जो कॉलम्स हैं दूसरे की रोज़ के इक्वल हैं, ठीक है। अच्छा, आप देखें इसका जो आंसर आएगा ना, आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने पेपर में याद रखना है। जो इस मैट्रिक्स का जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका जो ऑर्डर है ना वो ये होगा, उसमें 3 रोज़ होंगी और उसमें 2 कॉलम्स होंगे। ओके, ये जो ऑर्डर आप लिखते हैं ना, इसमें जो बाकी 2 नंबर्स जो होते हैं ना, जो 2 नंबर बच जाते हैं, यानी ये रोज़ और कॉलम्स के अलावा, ये तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। अच्छा, जो बाकी बचते हैं ना वो आपके पास आंसर का ऑर्डर होगा, ठीक है। यानी जो आंसर आ रहा है आपके पास, इसका ऑर्डर मस्ट है कि इसका ऑर्डर होना चाहिए 3/2। तो देखिए 3/2 ही आ रहा है, इसमें 1 2 3 रोज़ हैं और इसमें 1 और 2 कॉलम्स हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद में जहन में रखनी है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। 4 मल्टीप्लाई 1 का आंसर आ जाएगा 4, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 का आंसर आ जाएगा 0, तो 4 + 0 आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 1 का आंसर आ जाएगा 5 और 2 मल्टीप्लाई -4 का आंसर आ जाएगा -8, तो आ जाएगा 5 - 8। -3 मल्टीप्लाई 4 का आंसर आ जाएगा -12, प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 0, -12 + 0, फिर -15 + 0, फिर 24 - 0, फिर 30 + 4, ये आ जाएगा इसके आंसर्स। अब आप इनको सॉल्व कर लें, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 + 0 आ जाएगा 4, 5 -8 आ जाएगा -3, -12 + 0 आ जाएगा -12, -15 + 0 आ जाएगा -15, 24 - 0 आ जाएगा 24, 30 + 4 आ जाएगा 34। तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, किसी भी तरह से आपने परेशान नहीं होना, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स में एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं ना तो मैथमेटिक्स बिल्कुल पूरी तरह से आपको आ जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको, जहाँ पे आपने एक क्वेश्चन को 2 बार करना है वहाँ पर उसको 4 बार सॉल्व कर लें, तो बस आप मैथमेटिक्स में छा जाएंगे। चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट आपके पास नहीं है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 ये है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सेम एज क्वेश्चन 3, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में सबसे पहला क्वेश्चन वही है जैसे अभी हम सॉल्व करके आए हैं, तो उसका प्रोसीजर वही है कि आपने रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये पहली रो को पहले कॉलम से, फिर ये पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, ये आपने इस तरह से करना है। ये पहली रो को पहले कॉलम से, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, फिर तीसरी रो को पहले कॉलम से, फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम से। ओके, इस तरह से आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। अब देखें पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले -1 के साथ, ये आ जाएगा। फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो ये आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से सेकंड, फिर थर्ड, तो जैसे हमने पहले किया है वैसे ही आपने इसको करना है। तो इसका आप सोल्व कर लें इसको। 2 2 = 4, + 3 3 = 9, फिर -2 + 3, ये सारे आपके पास आंसर आ जाएंगे। उसके बाद जब फाइनल आंसर आपने फाइंड करना है तो 4 + 9 13 है, -2 + 0 -2 है, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी मेथड है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आपको आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट भी सेम है। सबसे पहले आप इसका ऑर्डर देख लें। पहले का जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 2 रोज़ हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं। दूसरे मैट्रिक्स में क्या है, आपके पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं।
3 3 के इक्वल आ रहा है, इट्स मीन के ये पॉसिबल है, इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जब इसका आंसर आएगा वो ये आंसर आएगा 2/2, इसका आंसर रहेगा 2/2 का। ओके, तो आपने ऐसे मैट्रिक्स को लिखना है, इज इक्वल टू का साइन लगाना है आपने, उसके बाद आपने जो है वो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर दूं आपके लिए, ये थोड़ा सा बाउंड्री से बाहर जा रहा है। ये देखें जी, अब आपके पास जो है ना ये ठीक हो गया है। अभी भी ठीक नहीं हुआ, चलें अभी ठीक कर लेते हैं इसको। ऑलराइट जी, अब देखें अब आपके पास एक लाइन में आ गया है। अच्छा, अब कैसे आपने सॉल्व करना है इसको, प्रोसीजर वही है, बहुत आसान प्रोसीजर। पहली रो को आपने मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम के साथ, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये पहली एंट्री आ जाएगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, पहली रो को आपने मल्टीप्लाई करना है दूसरे कॉलम के साथ, तो फिर आपके पास जो है वो ये एंट्री आ जाएगी। फिर आपने दूसरी रो को मल्टीप्लाई करना है पहले कॉलम के साथ, ये दूसरी रो को पहले कॉलम से, तो आपके पास जो है वो ये एंट्री आ जाएगी। फिर आपने दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास ये एंट्री आ जाएगी। ओके, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 -3, ये आ जाएगा पहले एंट्री का आंसर। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा दूसरी एंट्री का आंसर। फिर तीसरी और फिर चौथी, और फिर इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो है वो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जहाँ से आपको समझ ना आए आप वीडियो को पॉज कर लें, पॉज करके आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व करें। जब आपको समझ आ जाए उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है कि आपके पास उसी तरह का फॉर्मेट है जैसे पहले आ रहे थे कि आपके पास मैट्रिसेस हैं और इनको आपने सॉल्व करना है। पहली रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम के साथ। थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड एंट्री है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट को सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट को थर्ड के साथ। ओके, ये फर्स्ट को पहले फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ। जब फर्स्ट के साथ करेंगे तो ये एंट्री आ जाएगी, जब सेकंड के साथ करेंगे तो ये एंट्री आ जाएगी, थर्ड के साथ करेंगे तो ये एंट्री आ जाएगी। ओके, तो इसके बाद क्या करेंगे, पहले मैं ये आपको एक लाइन में लिख कर दिखा दूं। अच्छा, आप देखें, अब सेकंड रो को आपने मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड के साथ, फिर थर्ड के साथ। जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो ये वाली एंट्री आ जाएगी। जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली एंट्री आ जाएगी। जब थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली एंट्री आ जाएगी। ओके, अब बारी आती है थर्ड रो की। थर्ड रो में ये आपके पास इसको मल्टीप्लाई करना है पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एंट्री आ जाएगी। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री आ जाएगी। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एंट्री आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आप इसको सिंप्लीफाई कर ले। 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा 1 + 8। 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 2 ज़ा 10, ये आ जाएगा 2 + 10। 3 1 ज़ा 3 प्लस 6 2 ज़ा 12, ये आ जाएगा 3 + 12। इस तरह से आपके पास सेकेंड रो आ जाएगी कंप्लीट, फिर थर्ड रो आ जाएगी कंप्लीट। जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 + 1 आ जाएगा 9, 10 + 2 आ जाएगा 12, 12 + 3 आ जाएगा 15। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जो पहला जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 3 रोज़ हैं और उसमें 2 कॉलम्स हैं। दूसरा मैट्रिक्स है उसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। ये पहले के जो कॉलम्स हैं दूसरे की रोज़ के इक्वल आ गए, ये तो आपस में एक तरह से कैंसिल हो गए, ठीक है। बाकी क्या बच रहा है आपके पास, 3/3। तो जो आपके पास जो आंसर आना चाहिए ना, इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 होना चाहिए। ओके, इसका जो आंसर आना चाहिए उसका जो ऑर्डर है वो 3/3 होना चाहिए, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 3/3 का मैट्रिक्स। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी।
तो इस तरह से आप जो है मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट का भी सोल्यूशन सेम है जैसे आपने थर्ड पार्ट किया है। ये बहुत आसान पार्ट है, इसमें 2x2 के मैट्रिसेस हैं, ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो इसका जो आंसर है वो भी 2x2 आएगा। इस तरह से आपने मैट्रिसेस को लिखना है, इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर बहुत बार आपको बता दिया है और इस तरह से आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। कोई भी आपको मसला हो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको दूँ। नेक्स्ट आपके पास है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में एक चीज़ ज़हन में रखें हमेशा कि किसी भी नंबर को आप ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो ही आता है। इस तरह से मैट्रिक्स में भी ऐसे ही होता है, किसी भी मैट्रिक्स को आप ज़ीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो है वो ज़ीरो ही आएगा, लेकिन आपने प्रोसीजर शो करना है। अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो आपने इसका पूरा प्रोसीजर आपने करना है, उसके बाद आपने आंसर लेके आना है 0 0। इस तरह से लिखेंगे, पहले दोनों मैट्रिसेस को वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं रोज़ को कॉलम्स के साथ, और ये देखें रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, एक्सपेंड किया तो आपके पास जो आंसर है वो 0 0 आ गया। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपके पास आ गया 0 0। बहुत आसान क्वेश्चंस है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी से कवर करवा रहा हूँ ताकि आप जल्दी से इसको सीख कर तो आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। क्वेश्चन 5 क्या है, इफ़ ए इज़ दिस, बी इज़ दिस एंड सी इज़ दिस, तो वेरीफाई करना है कि वेदर, वेरीफाई वेदर, ठीक है, आपने इसको ज़रूर पढ़ना है। लिखा हुआ वेरीफाई वेदर, यानी कि वेरीफाई करें कि क्या जो है ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है। आपने वेरीफाई करना है कि ए बी ए के इक्वल है या नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। ए बी का मतलब आपको पता है कि ए बी का मतलब है ए मल्टीप्लाई बी। हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है। अच्छा, LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। ओके, LHS का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाली जो ए बी आ रहा है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ए बी को सॉल्व करने के लिए आपने पहले मैट्रिक्स ए लिखना है, फिर मैट्रिक्स बी लिख लेना है। इस तरह से आपने इसको लिख लेना है दोनों मैट्रिक्स को। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह की शेप आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है। ये देखें, ये आ जाएगा ए बी की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। प्रोसीजर वही है कि आपने क्या करना है, रोज़ को आपने कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर पहले कॉलम से फिर दूसरे कॉलम से। तो ये पहली एंट्री आ जाएगी दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर सेकेंड रो को पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये दूसरी एंट्री आ जाएगी। फिर जैसे आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो ये आंसर आ जाएगा ए बी का। अच्छा, उसके बाद है RHS। RHS का मतलब है कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, आपके पास बी आ रहा है। तो जब आपने राइट हैंड साइड करना है तो पहले आपने लिखना है मैट्रिक्स बी। ये मैट्रिक्स बी पहले आएगा, फिर आएगा मैट्रिक्स ए। ओके, उसके बाद आप क्या करें, आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो इस तरह से आंसर आ जाएगा इसका कि ये देखें, पहली रो को पहले कॉलम से फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, तो इस तरह से एक्सपेंड करके आपके पास जो है वो ये फाइनल आंसर आ जाएगा बी ए का। अच्छा, अब आपने क्या चेक करना है, आपने चेक करना है कि जो ए बी का जो आंसर है वो बी ए के आंसर के इक्वल है। ए बी का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, -10 -17। थोड़ा सा मैं इसको ये देखें, ए बी का जो आंसर आपके पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, -10 -17 2 4, और बी का आंसर क्या आ रहा है 3 3 -7 9। तो ये क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, तो आपने इस तरह से एंड पे लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हेंस मैट्रिक्स ए बी इज़ नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स बी ए। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है कि a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो इसको आपने कैसे करना है, पहले आपने करना है जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर आ रहा है बी सी, पहले आपने बी सी को सॉल्व करना है। तो ये हमने बी सी को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद जो आंसर इसका आ जाए, जो बी सी का फाइनल आंसर आ जाए, तो उसको फिर आपने मल्टीप्लाई करना है
ए के साथ। ये देखें ये बी सी का फाइनल आंसर आ गया आपके पास। अब आपने इसको ब्रैकेट के बगैर लिख लेना है, ये ब्रैकेट के बगैर आ जाएगा। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ। जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा। प्रोसीजर इसका वही है कि आपने रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास एंट्री आ जाएगी, फिर पहले रो को दूसरी कॉलम से करेंगे तो ये एंट्री आ जाएगी। इस तरह से ये पूरा मैट्रिक्स बन जाएगा। फिर इसको एक्सपेंड कर ले, सिंप्लीफाई कर ले तो ए इंटू बी सी का आंसर ही आ जाएगा आपके पास। अब करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास कि राइट हैंड साइड में आपके पास आ रहा है ए बी इंटू सी। पहले आपने करना है ए बी को। ओके, ये देखें पहले हमने ए बी को ब्रैकेट के अंदर लिखकर तो उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे ही यहाँ तक सॉल्व हो जाए तो अब आपने जो इसके साइड पे ब्रैकेट आ रही है ना, वो आपने ख़त्म कर देनी है। इसको आपने ऐसे मैट्रिक्स शेप में लिखना है, इस तरह से मैट्रिक्स शेप में लिखकर दोनों को, तो फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने का प्रोसीजर वही है जो पहले आपको बताया है। तो उस तरह से आपने रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास ये वाला। तो देखें ए बी सी का जो आंसर आ रहा है वही आंसर आपके पास जो पहले आ रहा था ए इंटू बी सी का। -37 -61 8 और 14। तो अभी हम वो चेक करते हैं तो देखें वो भी यही आ रहा है -37 61 और 8 और 14। इसका मतलब है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो इसमें क्या होगा, आपने इसको भी वैसे ही करना है। आपने पहले फाइंड करना है जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है बी प्लस सी। ओके, तो ये देखिए हमने ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी जो आ रहा है उसको हमने पहले लिख लिया, उसको हम ऐड करेंगे। एडिशन का रूल यही है कि दोनों जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इनका ऑर्डर सेम है तो आपने इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद आप जब इसका आंसर आ जाएगा तो आपने फिर उसके बाद दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की शेप आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं। मल्टीप्लिकेशन पहले हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं तो मज़ीद हम इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते। अब आपने सोल्व करना है इसकी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी प्लस ए सी। अब आपने ए बी को अलग से सोल्व करना है और फिर आपने बी सी को अलग से सोल्व करना है। ये पहले ए बी है, ये आपके पास ए बी आ रहा है, ठीक है। फिर ये ए सी है तो ये आपके पास ए सी आ रहा है। दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है। ये जो प्लस का साइन है ये वाला साइन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपने इसको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करके तो आपके पास ये इस तरह की शेप आ जाएगी। इसको मैं बिल्कुल छोटा सा करके तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जनाब, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये चीज़ बन जाएगी। ओके, तो इसको अब मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपने अगर वीडियो में देखना हो तो आप आसानी से इसको देख सकें। ऑलराइट, ये अब आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, प्रोसीजर वही है। फर्स्ट रो को पहले करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये एंट्री आ जाएगी। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ तो ये एंट्री आ जाएगी। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ तो ये एंट्री आ जाएगी। फिर ये एंट्री आ जाएगी। फिर ये प्लस का साइन, अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो आपके पास ये एंट्री आ जाएगी। फिर सेकंड मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये एंट्री आ जाएगी आपके पास। बहुत आसान प्रोसीजर है, आप इसको खुद भी ईजिली कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस को स्किप नहीं करता, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं ताकि आपको सॉल्यूशन भी इजीली मिल जाए और आप इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। लेकिन जो काम रिपीट हो रहा है बार बार, उसको हम कोशिश करते हैं कि उस पर हम मज़ीद टाइम ज़ाया ना करें। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का आंसर जो है वो ये आ जाएगा और बी सी का आंसर जो है वो ये आ जाएगा। फिर दोनों को आप करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। दोनों को फिर ऐड कर देंगे मैट्रिसेस को तो ये आंसर आ जाएगा। एडिशन करने के बाद फाइनल आंसर आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आंसर वही है जो आपके पास ऊपर आ रहा था, यानी ए इंटू बी प्लस सी का आंसर इक्वल टू आ रहा है ए बी प्लस ए सी के। ओके, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ लिखनी होती है, उसे कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ओके, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आपने यहाँ पर लाजमी लिखना है। और राइट, मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है a इंटू बी माइनस सी। यहाँ पर भी सेम है बिल्कुल, वहाँ पे प्लस आ रहा था, यहाँ पे माइनस आएगा। प्लस माइनस का प्रोसीजर एक है, जब आपने प्लस करना है तो यहाँ पर प्लस का साइन लिख देना है, जब माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन। और प्रोसीजर क्या है कि पहली एंट्री में से पहली एंट्री को माइनस करना है, 1 - 2, दूसरी एंट्री से दूसरी एंट्री को माइनस करना है, तीसरी से तीसरी को, चौथी से चौथी को। तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और एक्सपैंड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। और फाइनल आंसर आपके पास जो है वो फाइनल शेप a इंटू बी माइनस सी की ये बन जाएगी। फिर उसके बाद है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो राइट हैंड साइड पे आ रहा है ए बी माइनस ए सी। पहले आ रहा है आपके पास ए बी, तो ए बी को पहले लिखेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर बी सी को लिखेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस करके ये आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर दोनों के सेम आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस माइनस ए बी माइनस ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, तो आपने वेरीफाई करना है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। फर्स्ट पार्ट आप सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, ओके जी, फर्स्ट पार्ट में आपके पास आ रहा है कि ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। पहले आप सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, ये मैंने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। पहले आपने ए बी ट्रांसपोज फाइंड करना है, उससे पहले आप ए बी फाइंड करेंगे, फिर ए बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ओके, पहले आपने फाइंड करना है ए बी, फिर आपने फाइंड करना है ए बी का ट्रांसपोज। ये आपने ए बी फाइंड करने के लिए पहले मैट्रिक्स ए लिख दिया, फिर मैट्रिक्स बी लिख दिया। ये आपने ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया और ये ए बी का आंसर आ गया। अब हम इसका फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए आप प्रोसीजर देख लें कि जब आप ट्रांसपोज फाइंड करते हैं ना, तो उसका प्रोसीजर ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कोई मैट्रिक्स है ना, 1 2 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स है। जब आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो आपने इसके ऊपर ऐसे टी लिख देना है। टी का मतलब है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करता क्या है, ट्रांसपोज रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देता है। जो रोज़ हैं वो कॉलम्स बन जाती हैं और जो कॉलम्स हैं वो रोज़ बन जाते हैं। तो इसका सिंपल प्रोसेस ये है कि आप सिर्फ रोज़ को कॉलम्स में लिख दें। देखिए, रोज़ को कॉलम्स में, ये 1 और ये 2, ये पहली रो है ना, ये वाली 1 2, इसको मैंने कॉलम में लिख दिया 1 2। अब ये दूसरी रो है 3 4, इसको मैंने दूसरे कॉलम में लिख दिया 3 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है ट्रांसपोज फाइंड करना, बस आपने रोज़ को कॉलम्स में लिख देना है। ठीक है, तो देखें जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे आप, तो पहले आपने ए बी लिखना है, फिर आपने ए बी का ट्रांसपोज ऐसे ऊपर टी लिख देना है, फिर रोज़ को बना देना है कॉलम्स। ये जो पहली रो है ना, -10 -17, ये ऐसे आ जाएगा पहला कॉलम, -10 -17। जो दूसरी रो है 2 4, वो ऐसे आ जाएगा दूसरा कॉलम 2 4। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। तो अब आगे हम मूव करते हैं इसकी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो उसमें है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। पहले आपने बी मैट्रिक्स को लिखना है ये आपने बी मैट्रिक्स लिख दिया, फिर आपने ए मैट्रिक्स लिख दिया। अब आपने बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। बी ट्रांसपोज फाइंड किया, इसका आंसर मैंने इसके आगे लिख दिया ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद। फिर आपने ए ट्रांसपोज को लिखा, उसका आंसर आपने उसके आगे लिख देना है। उसके आगे लिख दें या उसके नीचे लिख दें। मैंने पेज को सेव करने के लिए मैंने उसके आगे लिख दिया है, आप उसका आंसर उसके नीचे भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, अब क्या होगा कि जब आपने बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो फिर आपने ना बी ट्रांसपोज का आंसर यहाँ पे लिखना है। ये देखें, ये जो है ना बी ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज यहाँ पर ये पहले आ जाएगा। ठीक है,
फिर ये जो है ए ट्रांसपोज, ये आपने आंसर यहाँ पे लिख देना ए ट्रांसपोज। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर सेम है, बहुत ही आसान है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। आपने रोज़ को कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, एक्सपैंड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये आ गया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का आंसर। अब हम चेक करते हैं कि क्या दोनों आंसर सेम है। पहले हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो क्या था आपके पास, -10 -17 4। तो अब क्या आ रहा है, -10 -17 4। दोनों आंसर सेम है, तो आपने एंड पे लिख देना है कि हेंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। हेंस ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ऑलराइट जी, नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ये भी वैसे ही है जैसे आपने पार्ट 1 किया है। पहले आपने बी लिखना है, फिर आपने सी लिखना है, दोनों का बी सी प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद आपने जो आंसर आ जाएगा उसका आपने ट्रांसपोज ले लेना है। ये आंसर आ गया प्रोडक्ट का, ये आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया और ये ट्रांसपोज का फाइनल आंसर आ गया आपके पास। ओके, अब करते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड के लिए आपने क्या करना है, आपने सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले आपने लिख दिया सी, फिर आपने लिख दिया बी, फिर आ जाएगा सी ट्रांसपोज, फिर आएगा बी ट्रांसपोज। मैंने डायरेक्ट उसका आंसर लिख दिया कि इनके ट्रांसपोज का ये आंसर आ रहा है। ओके, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज को इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में लिख दें। उसके बाद आप इनको सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज का, और ये फाइनल आंसर आ जाएगा 4 - 9 -12 27। तो भी चेक करते हैं कि जो ऊपर आंसर आ रहा था वो क्या था। ये देखें, ऊपर भी वही आंसर आ रहा है 4 - 9 -12 -27, और नीचे भी आपके पास जो है वो वही आंसर आ रहा है। तो एंड पे आपने लिख देना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो ये थी जनाब आज की वीडियो। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप इस वीडियो से कुछ सीखें, तब भी आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप को अच्छा लगे तो आप बताएं। अगर कोई इसमें कोई कमी है, कोई आप चाहते हैं कि इसका सलूशन डिफरेंट तरह से होना चाहिए, तो मुझे आप सजेस्ट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आप जैसे चाह रहे हैं इसका सलूशन उस तरह से ही मैं एक्सप्लेन करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।